सर्वप्रथम ये लोक पहल की परंपरा है कि हम अपने अतिथि का एक सामान्य परिचय प्रस्तुत करते हैं। लोक पहल के विषय में संक्षिप्त जानकारी देते हैं। लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक प्रयास है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वे स्वयंसेवक जिनकी संघ आयु लगभग 40 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, तो सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीतियों का प्रचार प्रसार करने, निस्वार्थ भाव से उनको लगातार लोगों से जोड़ने और लोक समस्या को सत्ता प्रतिष्ठान सरकार की ओर उन्मुख करने के लिए लोक पहल के की स्थापना हुई है। लोक पहल के 5 महान विभूतियां हैं या पंच महाभूत हैं, या यूं कहें कि लोक पहल के 5 प्रेरणा स्रोत हैं। पूज्य जिनकी बहुत मैं अदब के साथ कहना चाहूंगा, बहुत गंभीरता से और शालीनता से, विनम्रता से, कि आज 14 जुलाई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ चतुर्थ सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उप आख्यान रज्जू भैया की आज पुण्यतिथि है। लोक पहल के वो आदर्श हैं जिन्होंने भारत में किस प्रकार सामाजिक समरसता स्थापित हो, भारतीय समाज जातियों से हटके किस प्रकार आपस में समरस बने, इसका जीवन पर्यंत पूज्य राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जी प्रयास करते रहे। इसके अतिरिक्त राम मंदिर आंदोलन को प्रखर बनाने के लिए, तेजस्वी बनाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने वाले पूज्य अशोक जी सिंघल हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। राम मंदिर आंदोलन के सपनों को साकार स्वरूप देने के लिए, उसके सांगठनिक स्वरूप में ले आकर के उसे जनता से किस प्रकार जोड़ करके आम आदमी तक, समाज के आखिरी सोपान तक खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने वाले गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी हमारे आदर्श हैं। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जिनका शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा और स्वदेशी भारत के स्वतंत्रता के मुक्ति संग्राम में जिनका विशेष योगदान है, ऐसे भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय हमारे प्रमुख आदर्श हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और इन्हीं के विचारों को, इनके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जन जन से जोड़ने का उपकृत्य, उपकार्य लोक पहल निरंतर रूप से करता है। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जिनका उद्देश्य था एकात्म मानववाद और अंत्योदय। समाज के आखिरी सोपान पर, आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जो सबसे दीनहीन है, उसके चेहरे पर मुस्कान लाना, उसके चेहरे पर लाली लाना और उसे भी राष्ट्र से एकाकार होने का सदैव अवसर देकर उसे राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित करने वाले एकात्म मानववाद और सर्वोदय के प्रणेता, अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोक पहल के प्रेरणा स्रोत हैं, लोक पहल के वैचारिक अधिष्ठान हैं। लोक पहल के माननीय संयोजक डॉक्टर वीके सिंह जी, विजय कुमार सिंह जी प्रयाग विश्वविद्यालय से हैं, जिन्होंने 29 जनवरी को, जो हमारे पूज्य रज्जू भैया जी की जन्म जयंती है, उस दिन इसकी संकल्पना शुरू हुई थी। लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का ही एक अतिरिक्त सामाजिक प्लेटफॉर्म है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से फिजिकली, सांगठनिक रूप से देश की सेवा करने का कार्य करता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का समर्थन करना, उनकी नीतियों का प्रचार प्रसार करना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, कल्चरल नेशनलिज्म को बढ़ावा देना और जन जन को, भारत नागरिकों को भारतीयता का बोध कराना कि ये देश आपका है, यह मादरे वतन आपका है, इस देश की पुण्य भूमि, पवित्र भूमि आपकी है। जैसा सावरकर ने कहा था, जैसा पूज्य केशव बलिराम हेडगेवार जी ने कहा था, इसी राष्ट्रवाद को और प्रखर बनाना हमारा श्रेय, प्रेय और पाथेय है। और इसीलिए हम निरंतर 3 वर्षों से निस्वार्थ रूप से लगे हुए हैं। हम सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से लगातार प्रचार प्रसार करते रहते हैं और हम सबको यह गर्व है कि यह एक विशाल श्रोता समूह तक सोशल मीडिया में इसका की उपस्थिति होती है। तो ये लोक पहल का हमारा संक्षिप्त परिचय है। हमारे आज के अतिथि और लोक पहल के इस आभासी मंच पर
हमारे मित्र गोवा से जुड़े हुए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक। यह जो भूखंड है इसे हम भारत भूमि कहते हैं। और जो कोंकण का इलाका है, जो गोवा का क्षेत्र है, वह हमारे माथे का भाव है, हमारा स्वाभिमान है। और उस धरती से, उसी धरती के पुत्र गोवा से श्री डॉक्टर राजेंद्र गौंडर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग SPES गोवा मल्टी फैकल्टी कॉलेज में है, जो गोवा विश्वविद्यालय से संबद्ध है। धार बांदोधर धोर साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट में यह सम्मिलित है, का भाग है। तो ऐसे हमारे परम मित्र डॉक्टर राजेंद्र जी को हम लोग आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किए हैं। वह मुद्दा है विकसित भारत का संकल्प @ 2047। विकसित भारत का जो सपना देखा गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, और संघ का ये संकल्प है। संघ ने 5 प्रण लिया हुआ है। उस 5 प्रण में स्वदेशी है, कुटुंब है, पर्यावरण का संरक्षण है, सामाजिक समरसता है, और नागरिक कर्तव्यों का पालन करना, और शिष्टाचार, जिसे हम नागरिक पंच प्रण हैं। और प्रधानमंत्री ने 5 भारत की 4 जातियों का उल्लेख किया है। वो 4 जातियां हैं युवा, बेरोजगार, महिला और किसान। किसान भारत गांव में बसता है, और भारत की आत्मा गांव है, तो गांव की आत्मा हमारे मजदूर और किसान हैं। हम किस तरह भारत को, गांव का जो देश है, गांव को आत्मनिर्भर बनाएंगे? क्योंकि इंडिया और भारत, इंडिया दैट विल बी भारत इज द यूनियन ऑफ शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का एक संघ होगा। तो हम भारत और इंडिया, जिसे हम तथाकथित गांव, कहीं वो गांव प्रगति से की दौड़ में पीछे न छूट जाए, उन गांव का भी समावेशी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, और हमारे गांव आत्मनिर्भर थे, आत्मनिर्भर गांव थे। हिंदी में एक लोकोक्ति प्रचलित है जिसे कहा जाता है, को नृप होई हमें का हानि। कोई राजा हो, हमें उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रशासन के परिवर्तन से गांव पर असर नहीं होता था। जब उप डिस्पैच में कहता है लॉर्ड मैकाले, हमारे माननीय अतिथि इसको और अच्छे ढंग से बताएंगे, जब लॉर्ड मैकाले ने कहा कि भारत को तोड़ना असंभव है, क्योंकि भारत के विलेज सेल्फ रिलायंस हैं, आत्मनिर्भर हैं, वहां गांव का उत्पादन, गांव के लोग गांव के समस्त समस्याओं का, आर्थिक समस्याओं का समाधान करते हैं, सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का समाधान करते हैं, वो आत्मनिर्भर है। गांव का पूरा जीवन गांव के उत्पाद से स्थिर रहता है, सस्टेनेबल रहता है। तो ऐसे हमारे गांव थे। बाद में भारत घात प्रतिघात आक्रमण झेलता हुआ, और बहुत भारत की आर्थिक अपहानि होती है औपनिवेशिक प्रशासन में। भारत जब आजाद हुआ तो 1947 में, माननीय विद्वान हमारे वक्ता बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र जी, ₹1 $1 के बराबर था। हम आत्मनिर्भर थे। एक नैरेटिव बना दिया गया कि नौकरी का अर्थ होता है केवल सरकारी नौकरी। भारत में बेरोजगारी का दर 10% है, और केवल 8 करोड़ के आसपास हमारे यहाँ सरकारी नौकरियां हैं। तो अवशेष भारत को, इतने विशाल युवा भारत को, और हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं, कैसे रोजगार देंगे? तो विकसित भारत के संकल्प को हम साकार तभी कर सकते हैं जब इस नैरेटिव को हम पलटेंगे, जिसका अर्थ है केवल सरकारी नौकरियां। इंटरप्रेन्योरशिप, हमारी उद्यमिता, हमारा स्किल्ड, हम भारत को महान राष्ट्र बना सकते हैं। बिल्कुल जीरो बैलेंस से सामान्य रूप से उद्यमिता कैसे करें, हमारा जो लागत उसमें कम आए, और हम उत्पादकता की ओर बढ़ते जाएं। तो भारत अभी डॉक्टर साहब बताएंगे, हम $3 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बन गए हैं, और उससे भी आगे, और 10 ट्रिलियन जाने का हमारा लक्ष्य है, 25 ट्रिलियन जाने का लक्ष्य है, और 47 तक विश्व की सबसे सशक्त अर्थव्यवस्था बनाने का हम सद प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें युवा, बेरोजगार, किसान और महिला महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगी। हमारी ये जो 4 जातियां हैं, यह किस प्रकार भारत को आत्मनिर्भर बनेंगे, हम किस प्रकार गांव में उद्यमिता को बढ़ाएंगे, इंटरप्रेन्योरशिप को कैसे भारत में हम स्टार्टअप, आज हमारे पास हजारों की संख्या में स्टार्टअप है।
तो उस स्टार्टअप से, इंटरप्रेन्योरशिप से हम भारत को कैसे आत्मनिर्भर बनाएंगे। सरकार की जितनी योजनाएं हैं, क्या सरकार की योजनाओं का जनता तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है? और यदि पहुंच भी होती है तो उसकी जानकारी जनता को नहीं होती है। तो हम एक साथ हम यह ऐसा कर सकते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप और सरकार, और प्रयास करना पड़ेगा जनता को भी। तो मैं बड़े अदब के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बहुत आनर के साथ आज के वक्ता को आमंत्रित करेंगे। और मानसी जी से निवेदन है कि अपने कृपा शंकर जी, जो संघ के स्वयंसेवक हैं और अपने बड़े पदाधिकारी हैं, लोक पहल से भी आपका गहरा जुड़ाव है, वो जुड़ चुके हैं। कृपया उनको पैनल में ले लीजिए, श्री कृपा शंकर जी सिंह को। और बड़े सम्मान के साथ मैं आज के वक्तव्य के लिए आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र जी को। डॉक्टर साहब अपना पाथवे प्रस्तुत करिए, डॉक्टर राजेंद्र जी। लैपटॉप में वो कनेक्टिविटी गया है थोड़ा, एक मिनट, सॉरी। डॉक्टर राजेंद्र जी हमारी बात सुन रहे हैं? सर सुन रहे हैं आप सुन रहे हैं क्या मेरा बात? हाँ, आपकी आवाज हेलो। बहुत स्पष्ट आ रही है। आप हम लोगों को संबोधित करिए, यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि विषय सर वस्तु मैं पर लैपटॉप अपना। में, जी एक मिनट सर। हाँ, आप अपना लैपटॉप तब तक ठीक कर लीजिए। तब तक मैं मानसी जी से निवेदन करता हूँ कि श्री ओके कृपा ओके शंकर सर। सिंह जी जो गाजीपुर से जुड़े हुए हैं, उनको पैनल में ले लीजिए, मानसी जी। तब तक मैं श्रीमान प्रकाश गौतम जी, जो अधिवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय हैं, तब से मैं निवेदन करूंगा कि कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य इस विषय पर अपना प्रस्तुत करें। माननीय प्रकाश गौतम जी, भाई साहब अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मानसी जी कृपा शंकर जी को पैनल में ले लीजिए। नमस्कार भाई साहब। हाँ जी जी भाई साहब, कुछ जी। इस विषय वस्तु पर हम लोगों का मार्गदर्शन प्रस्तुत करिए। विकसित विकसित भारत और एक लक्ष्य है 2047 का हमारा, और विकसित भारत की तरफ अग्रसर होने के लिए हमें अपने सभी आयाम जो हमारे आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक पहलू को प्रभावित करते हैं उसके प्रति सजग होना होगा। और ये इसमें सबका सहभागिता, सबका योगदान, सभी आयामों में उत्तरोत्तर विकास की अवधारणा को समाहित करना होगा। मानसिक रूप से लोगों को के अंदर चेतना जागृत करनी होगी, अपने लक्ष्य को बताना होगा, लक्ष्य में उनकी क्या सहभागिता हो सकती है, क्या सीमाएं हो सकती हैं, क्या न्यूनतम प्रयास होना चाहिए, और उसके भविष्य में लाभ जो सबको सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों रूप से अर्जित हो सकते हैं, ये सरकार की योजना के अनुसार व्यक्तिगत तौर पर लोगों को तैयार करना, उनको उस विषय से अवगत कराना। तो इस तरह की जो चीजें हैं कि कई बार क्या होती है कि योजनाएं हम बनाते हैं, लेकिन उन योजनाओं में जो समाज की भागीदारी होनी चाहिए, उससे हम जब समाज की चेतना जागृत नहीं कर पाते हैं, तो जो समन्वित प्रयास से जो सफलता मिल सकती है या जो परिकल्पना की गई थी, वो अपेक्षित परिकल्पना के अनुसार हमें लाभ नहीं मिल पाता, परिणाम नहीं मिल पाते। तो तैयारी हमारी इस तरह से होनी चाहिए कि सबका तो पहले सरकार में विश्वास हो, सरकार के योजनाओं में इस तरह की अवधारणा हो कि सभी लोग अपनी अपनी भूमिकाओं को कैसे निर्वहन करेंगे और उनकी भूमिकाओं का क्या अपेक्षित परिणाम होगा, ताकि उनके अंदर उत्साह आ सके और वो उसके भाग बन सके। तो इस दिशा में लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2047 का, चाहे वो शैक्षणिक चीजें हैं, शिक्षा से किस तरह से शिक्षा के विभिन्न आयाम हैं, तकनीकी शिक्षा और निवेश, निवेश के साथ में अर्थ की व्यवस्था, चाहे वो मैनेजमेंट हो, कॉमर्स हो या इकोनॉमिक्स हो, इन सभी के सहयोग से कैसे तकनीक को उद्यम में समाहित करके दोनों के प्रयास से एक अपेक्षित परिणाम की तरफ हम बढ़ सकें। इसी तरह से समाज जो भी चीजें विकसित होंगी, उस विकसित चीजों के प्रति कई बार समाज में संशय का भाव होता है, और हमें उन संशय से बाहर निकलना और निकालने के लिए, और एक सरकार के प्रयास पर भी संशय होता है कि कोई भी योजना या कोई भी प्रयास कितने समय तक चलेगा, इसकी व्यापकता क्या होगी, इसके अन्य
आयामों से जुड़ने के बाद इसके क्या परिणाम होंगे, इन सब चीजों को लेकर के समाज में और सभी आयामों में एक तरह का संशय का भाव होता है शुरुआती दौर में। तो इन सब चीजों के लेकर के एक जागृति का कार्यक्रम, जन जागरण का कार्यक्रम, जन जागरण के साथ साथ सामान्य जनता की क्या क्या भूमिका होगी, उसके लिए उनको मानसिक तौर पे तैयार करना और उनके अंदर चेतना जागृत करना, जिससे कि वो अपनी भूमिकाएं अपेक्षित ढंग से निभा सकें और हम उस दिशा में धीरे धीरे विकसित भारत की दिशा में अग्रसर होते जाएं। इस दिशा में हमें एक समेकित प्रयास करना होगा और उस समेकित प्रयास में हमारी दृष्टि पूरी तरह से हमारे सही समाज के सभी आयामों के क्षमताओं का मूल्यांकन, क्षमताओं में किस तरह से संवर्धन कर सकते हैं उसका ख्याल रखना होगा और उस संवर्धन के बाद उनके अंदर विश्वास जागृत करना होगा। तब जाकर के हम कहीं इस तरह की दिशा में आगे बढ़ करके और कुछ अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल मैं इतना ही बोलूंगा, जी आगे जी भाई फिर। साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस गैप को भरने के लिए और इतना महत्वपूर्ण वक्तव्य देने के लिए, क्योंकि आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं और आपकी दृष्टि विशाल है, पूरे भारत को देखते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं मानसी जी से कहूंगा कि धन्यवाद। मानसी जी, हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेंद्र जी आ गए हैं और वो संभवतः गोवा में इस समय भारी बरसात भी हो रही है। तो डॉक्टर राजेंद्र जी को पैनल में लेकर के पैनल में तुरंत लीजिए ताकि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। मानसी जी, राजेंद्र जी आ गए हैं, वो पैनल में नहीं है, कृपया इनको पैनल में लीजिए। मानसी जी राजेंद्र जी को पैनल में लीजिए, पैनल रिक्वेस्ट भेजिए। मानसी जी मेरी आवाज सुन रही हैं? मुख्य वक्ता को पैनल में लीजिए। सुनाई दे रहे हैं सर? आप सब बिल्कुल सुनाई सुनाई दे दे रहा रहा है। है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज ओके सर, स्पष्ट है। इधर कोई बात ज्यादा नहीं डॉक्टर बारिश के साहब। कारण जी मुझे मालूम ज्यादा है, बारिश, अभी बहुत कनेक्टिविटी जा बरसात रहा है। गोवा में हो रही है। हम लोग अभी टीवी चैनलों पर देख रहे थे। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक मैंने सारी बात रखी है। संभवतः आप बहुत बातों को सुन नहीं पाए होंगे। विकसित भारत के संकल्प पर ही मैं अपनी वार्ता आपके लिए प्रस्तुत कर रहा था। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अब आप अपनी बात विषय वस्तु पर रखें, डॉक्टर राजेंद्र जी। धन्यवाद सर। जय श्री राम। शुभ संध्या काल। लोक पहल द्वारा आयोजित विकसित भारत 2047 की संकल्पना पर आज की चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद। इस सत्र में सर एक स्लाइड शेयर करना है, थोड़ा उसका अनुमति दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मानसी जी, स्लाइड शेयर करने की अनुमति दे दीजिए। जी डॉक्टर साहब, आप दिखाई दे रहा है, अपनी बात रखिए। विकसित भारत 2047 एक महत्वाकांक्षी दृश्य आगे को लेके तो परिचय ऐसा है कि विकसित भारत 2047 भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण है। इसका लक्ष्य भारत को 2047 तक अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ पर एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसमें आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता, सुशासन और समग्र रूप से नागरिकों को जीवन स्तर में सुधार शामिल है। इसके मुख्य पहलू अब देखें। पहला, आर्थिक विकास। भारत को दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना है, जिसमें मजबूत जीडीपी, उच्च प्रति व्यक्ति आय और कम बेरोजगारी दर हो। दूसरा, सामाजिक प्रगति। सभी नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा तक समान पहुंच प्राप्ति होनी चाहिए। गरीबी, भूख और कुपोषण को मिटाना होगा। लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना होगा। तीसरा, पर्यावरणीय स्थिरता। भारत को टिकाऊ विकास का मार्ग अपनाना होगा, जिसमें पर्यावरण की रक्षा, प्रदूषण में कमी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग शामिल है। चौथा, सुशासन। सुशासन मजबूत, पारदर्शी और
जवाबदेह देना चाहिए। भ्रष्टाचार को मिटाना होगा और कानून का शासन स्थापित करना होगा। पांचवा, जीवन स्तर में सुधार लाना। सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए, जिसमें अच्छी आवास, स्वच्छ पानी, स्वच्छता और मनोरंजन तक पहुंच शामिल है। इसमें युवाओं की भूमिका ज्यादा बनती है। भारतीय युवा इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे देश के भविष्य के नेता, नव प्रवर्तक और उद्यमी है। शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करके उन्हें भारत को एक वैश्विक शक्ति बनाने के लिए तैयार किया जा सकता है। यहाँ सभी का सहयोग चाहिए। विकसित भारत 2047 केवल सरकार का लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह पूरे देश का सामूहिक समाज और व्यक्तियों सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। अब देखिए आगे का रास्ता। विकसित भारत 2047 को प्राप्त करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना होगा। आर्थिक असमानता, गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को सामना करना होगा। आर्थिक असमानता, गरीबी और अमीरी के बीच को पाटना होगा। अवसंरचना में कमी, देश को बेहतर सड़कों, बिजली, रेलवे और संसाधनों की आवश्यकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को सभी के लिए सुलभ और सस्ती बनाना है। पर्यावरणीय चुनौतियां, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं को समाधान करना होगा। विकसित भारत 2047 एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन यह प्राप्त नागरिकों को दुनिया की सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्रों में से एक बन सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विकसित भारत की कोई एक परिभाषा नहीं है। यह प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं और सपनों को दर्शाता है। यह एक ऐसा भारत है जहां सभी को समान अवसर मिलते हैं, जहां गरीबी और भूख नहीं होती है, जहां पर्यावरण स्वच्छ और स्वस्थ होता है और जहां हर कोई सम्मान और गरिमा के साथ जीता है। यह एक प्रेरणादायक दृष्टिकोण है जो हमें एक बेहतर भविष्य के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अब देखें भारत की मौजूदा स्थिति और 2047 तक विकसित भारत की आवश्यकता। अभी अच्छे खबर सुने। आर्थिक विकास, भारत ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 8.2% की मजबूत जीडीपी वृद्धि दर्ज की, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF भी 2023 और 24 में भारत की जीडीपी वृद्धि 6% से अधिक रहने का अनुमान लगाता है, जो चीन की विकास दर को पार कर जाएगा। यह आर्थिक गति 50 करोड़ से अधिक के एक बड़े और कुशल कार्यबल द्वारा संचालित है। तकनीकी विकास, भारत का उभरते हुए स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सूचना प्रौद्योगिकी में अग्रणी है। देश नवीकरणीय ऊर्जा में भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है, जिसमें महत्वाकांक्षी और ऊर्जा लक्ष्य शामिल है। युवा जनसंख्या, भारत में एक युवा आबादी है जिसमें 65 से अधिक लोग 35 वर्ष के कम उम्र के हैं। यह जनसंख्या की लाभांश, नवाचार, उद्यमशीलता और आर्थिक गतिशीलता के लिए एक जबरदस्त अवसर प्रस्तुत करता है। अब थोड़ा चुनौतियां भी देख लें। गरीबी और असमानता, जबकि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है,
गरीबी एक लगातार बनी हुई चिंता है। विश्व बैंक के अनुसार 13% से अधिक आबादी अभी भी राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। आय असमानता एक और महत्वपूर्ण बाधा है, जिसमें अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ रहा है। आधारभूत संरचना विकास, भारत के बुनियादी ढांचे में सुधार हो रहा है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है। परिवहन, स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्र में कभी आर्थिक विकास और जीवन की गुणवत्ता में बाधा डालती है। सामाजिक मुद्दे, लैंगिक असमानता, धार्मिक तनाव और सामाजिक स्त्रीकरण वास्तव में समावेशी और समान समाज के लिए चुनौतियां बने हुए हैं। अब देखें 2047 तक विकसित भारत का आवश्यकता। विकसित भारत एक ऐसा रोड मैप है जो इन चुनौतियों का सामना करने और भविष्य को प्राप्त करने में मदद करता है, जहां सभी भारतीय समृद्धि हो सके, जीवन की बेहतर गुणवत्ता। इसका लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और जीवन स्तर सुनिश्चित करना है। इसमें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और पहुंच में अंतर को कम करना और भविष्य के लिए कार्यबल को तैयार करने के लिए समग्र शिक्षा प्रणाली में सुधार शामिल है। सतत विकास, विकसित भारत पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करते हुए सतत विकास पर जोर देता है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाना और संसाधनों का जिम्मेदारी है प्रबंधन करना शामिल है। कम असमानता, विकसित भारत आय के अंतर को कम करने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि सभी को आर्थिक प्रगति का लाभ मिले। इसमें लक्षित सरकारी कार्यक्रम, समावेशी व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देना और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है। वैश्विक नेतृत्व, एक विकसित भारत को एक मजबूत वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरता हुआ देखेगा, जो अंतरराष्ट्रीय मामलों, व्यापार और तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत को और भारत की यात्रा एक जटिल लेकिन जरूर लक्ष्य है। मौजूदा चुनौतियों का सामना करके, अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके और समावेश विकास को बढ़ावा देकर भारत 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आइए अब कुछ प्रमुख संभावित लाभों पर एक नजर। राष्ट्र की वैश्विक स्थिति के लिए भी कई रोमांच, आर्थिक उछाल, बढ़ती जीडीपी और जीवन स्तर। एक मजबूत अर्थव्यवस्था का मतलब है उच्च औसत आय, नागरिकों को लिए बेहतर जीवन स्तर, रोजगार सृजन, विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि से रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि को हो सकती है, जिससे कुशल और अकुशल दोनों श्रमिकों को लाभ होगा। मानसी जी, गोवा में भारी बरसात हो रही है तो थोड़ी सी तकनीकी समस्या है, तो राजेंद्र जी को पुनः पैनल में ले लीजिएगा अगर वो आते हैं तो। और मैं पुनः निवेदन करता हूं कि वो बिना डॉक्टर साहब आप अपना वीडियो ऑफ करके केवल ऑडियो से बोलिए। ओके सर, ओके सर। क्योंकि मुझे लगता है कि भारी बरसात से कनेक्टिविटी की कुछ समस्या हो रही है। डॉक्टर साहब वक्तव्य जारी रखिए। ओके सर। सर सुन रहे हैं ना? दिख रहा है ना सर? हाँ सब दिख रहा है डॉक्टर साहब, बोलिए बोलिए। ओके सर। सर मेरा स्लाइड दिख रहा है क्या? दिख रहा है डॉक्टर साहब, दिख रहा है, स्लाइड दिख रहा है।
लेकिन थोड़ा पढ़िएगा सर, कौन सा स्लाइड में स्लाइड है? स्लाइड में धन्यवाद केवल अंत में लिखा है। हाँ वही दिख रहा है, ओके। मैं क्लोज करके फिर ऑन कर रहा हूँ सर। जी जी डॉक्टर साहब बिल्कुल। सर स्क्रीन शेयर का राइट्स दे दीजिएगा। मानसी जी, डॉक्टर राजेंद्र जी को स्क्रीन शेयर करने का वो राइट दे दी, परमिशन दीजिए। और पैनल इसमें हट गया है सर। अच्छा, पैनल में लीजिए, डॉक्टर साहब को पैनल में लीजिए। मानसी जी, मानसी जी डॉक्टर साहब को पैनल में लीजिए। मानसी जी मुझे सुन रही हैं? हाँ, डॉक्टर साहब को पैनल में लीजिए और वो दीजिए उनको स्लाइड शेयर करने के लिए, स्लाइड शेयर करने की वो अनुमति दीजिए उनको। स्क्रीन शेयर करने की राइट सर? हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर करने की राइट दे दीजिए। डॉक्टर साहब स्क्रीन शेयर का मिल गया है? नहीं सर, मुझे वो पैनल लिस्ट में ऐड नहीं किया है। पैनल में तो डॉक्टर साहब हैं आप। नहीं, वो दूसरा है सर, शेयर करने के लिए और एक किया है मैंने। अच्छा, मानसी जी मुझे सुन रही हैं? राजेंद्र गौंडर करके दो नाम है, दोनों को पैनल में लीजिए। डॉक्टर साहब वो दूसरा नाम नहीं दिखाई दे रहा है उसमें। ओके, देख रहा हूँ सर इधर। ओके, हाँ वो गया शायद। हाँ डॉक्टर साहब आ गया, आ गया। आ गया। सर अपनी बात रखिए। सामाजिक प्रगति, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, एक विकसित भारत बेहतर स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल तक पहुंच में निवेश कर सकता है। उन्नत शिक्षा, शिक्षा में निवेश से अधिक कुशल और ज्ञानी कार्यबल तैयार हो सकता है, जो सामाजिक गतिशीलता और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है। सशक्त महिलाएं शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व की भूमिकाओं में अधिक लैंगिक समानता भारत की पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकती है और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। वैश्विक प्रभाव, रणनीतिक भागीदार, एक मजबूत और विकसित भारत विश्व पटल पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर सकता है, जिसका अंतरराष्ट्रीय संबंधों और व्यापार में अधिक प्रभाव होगा। निवेश केंद्र, एक स्थिर और बढ़ती अर्थव्यवस्था विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकती है, जिससे विकास में और तेजी आएगी। सॉफ्ट पावर, भारत की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और मानव विकास पर ध्यान देना इसे एक सकारात्मक प्रभाव वाले वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर सकता है। उद्यमशीलता और नवाचार, स्टार्टअप परिस्थिति की तंत्र, एक संपन्न अर्थव्यवस्था उद्यमियों और स्टार्टअप के लिए एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देती है, जिससे रोजगार सृजन और विघटनकारी नवाचार होता है। कुशल कार्यबल, कौशल विकास पर ध्यान देने से स्टार्टअप और स्थापित व्यवसायों के लिए समान रूप से प्रतिभाओं का एक आसानी से उपलब्ध पूल तैयार हो सकता है। अनुसंधान एवं विकास में बढ़ा हुआ निवेश, अनुसंधान और विकास में निवेश से विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व खोज और प्रगति हो सकती है। स्थायित्व और पर्यावरण, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर स्थानांतरण से नए रोजगार सृजित हो सकते हैं। कार्बन पदचाप कम हो सकता है और एक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित हो सकता है। पर्यावरण संरक्षण, एक विकसित भारत पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दे सकता है, जिससे स्वच्छ हवा, पानी और स्वस्थ ग्रह प्राप्त हो सकता है। सतत विकास, दीर्घकालिक समुद्री के लिए आर्थिक विकास को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ संतुलित
करना महत्वपूर्ण है। विकसित भारत 2047 तक केवल एक आर्थिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि सभी भारतीयों के लिए बेहतर भविष्य का एक विजन है। इसे प्राप्त करने की यात्रा आर्थिक, समुद्री, सामाजिक प्रगति, वैश्विक प्रभाव और अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए कई अवसर प्रस्तुत करता है। इन अवसरों को लाभ उठाकर और चुनौतियों से पार पाकर भारत विश्व मंच पर एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में अपना सही स्थान ले सकता है। अब हम प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत के लिए आह्वान थोड़ा सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह उदाहरण एक संयुक्त प्रयास की आवश्यकता पर जोर देता है, जिसका एकमात्र लक्ष्य है 2047 स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलना। यह दृष्टि केवल एक नारा नहीं है, यह भारत के अमृत काल के लिए एक व्यापक खाका है। विकसित भारत के लिए साझा जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश हर संस्था और व्यक्ति के लिए विकसित भारत की दृष्टि को आत्मसात करने के लिए एक प्रखर आह्वान है। हर क्रिया और निर्णय, चाहे वो बड़ा या छोटा, इस दृष्टि को माध्यम से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसके लिए एक राष्ट्रीय मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है, जिसमें हर नागरिक भारत के विकास यात्रा में एक हितधारक बन जाएंगे। विकसित भारत के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण। विकसित भारत की दृष्टि बहुत आयामी है, जो राष्ट्रीय प्रगति के विभिन्न पहलुओं को समाहित करती है। समावेशी आर्थिक विकास उद्देश्य और मजबूत और समावेशी अर्थव्यवस्था बनाना है, जो रोजगार के अवसरों से भरी हो और उद्यमिता को बढ़ावा देती हो। नीतियों का उद्देश्य निवेश की प्रोत्साहित करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और उद्योगों में नवाचार को पोषित करना है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहले इस प्रतिबद्धता का उदाहरण है। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की खाई को पटाना महत्वपूर्ण है। बड़े पैमाने की परियोजनाओं में आधुनिक सड़कों, ट्रेनों, बंदरगाहों, उन्नत डिजिटल कनेक्टिविटी और शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नयन शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना, भारतमाला, सागरमाला और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी योजनाएं टिकाऊ और रहने योग्य शहरों के निर्माण, कनेक्टिविटी में सुधार और सभी के लिए सस्ती आवास सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त वंदे भारत ट्रेन और मेट्रो विस्तार जैसी पहल यात्रा के अनुभव को सुगम बनाने का उद्देश्य रखती है। सामाजिक कल्याण और समावेशी विकास। विकसित भारत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक प्रगति का लाभ सभी को मिले। सरकार ने आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी योजनाएं शुरू की है, ताकि हाशिया पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाया जा सके, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाया जा सके, स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को बढ़ाया जा सके, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया जा सके और स्वच्छता के मुद्दों का सामना किया जा सके। जन औषधि केंद्रों जैसी पहले जो छूट पर दवाइयां प्रदान करती है, सामाजिक कल्याण और अधिक समान समाज के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। पर्यावरण
स्थिरता। विकसित भारत एक प्रमुख पहलू पर्यावरणीय चेतना है। स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय सौर मिशन जैसी योजनाएं नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, जल संरक्षण और स्वच्छता को प्रोत्साहित करती है। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में नेतृत्व एक स्थायी भविष्य की दृष्टि को उजागर करते हैं। संरक्षण प्रयासों, जलवायु प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की और एक बदलाव के माध्यम से पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने का लक्ष्य है। प्रौद्योगिकी संचालित शासन, विकसित भारत एक और स्तंभ प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शासन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाना है। आधार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सब्सिडी और कल्याण लाभों के वितरण को कुशल और पारदर्शी बनाया गया है। रिसाव को कम किया गया है और सहायता को लक्षिता लाभार्थियों सीधे पहुंचाया गया है। डीबीटी ने वित्तीय रिसाव को रोकने में और करदाता के पैसे को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच संभव हो सकती है। वैश्विक मंच पर भारत का उदय, विकसित भारत की दृष्टि से प्रेरित होकर भारत विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। चाहे चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का कारनामा हो या एक संभावित वैश्विक आर्थिक नेता के रूप में उभरना हो, भारत निस्संदेह एक उद्गामी मार्ग पर है। प्रसाद और स्वदेश दर्शन योजनाओं जैसी सांस्कृतिक पुनरुद्धार पहले ने भारत की सांस्कृतिक प्रभाव को वैश्विक मंच पर और बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी की विकसित भारत की दृष्टि भारत की पूरी क्षमता को अनलॉक करने और देश को अभूतपूर्व विकास और समृद्धि की ओर ले जाने के लिए एक साहसिक और परिवर्तनकारी योजना है। यह एक संयुक्त जिम्मेदारी, आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक कल्याण, पर्यावरणीय चेतना और प्रौद्योगिकी संचालित शासन को समाहित करने वाले बहुआयामी दृष्टिकोण पर जोर देती है। इस साझा दृष्टि की और हर नागरिक के प्रयास के साथ भारत अपने अमृत काल की आकांक्षाओं को पूरा करने और प्रमुख विकास राष्ट्र बनने के लिए अच्छी स्थिति में है। धन्यवाद। सर आप सुन रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं भाई साहब। सर मेरा समाप्त हो गया सर। बहुत अच्छी बात। एक मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में मुझे बोलने का एक संदर्भ मिला। धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार। एक अर्थशास्त्री की दृष्टि विकसित भारत के संकल्प पर क्या हो सकती है, इस पर आपने अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य रखा है। इसके लिए आपके प्रति लोकपहल परिवार आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। डॉक्टर साहब इसको स्क्रीन से अच्छा चलिए बिल्कुल दिखाई दे रहा है, अब कोई बात नहीं है। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और ये विकसित भारत का जो संकल्प है उस पर आपने बहुत ही तथ्य के साथ बात रखी और ये स्पष्ट किया कि विकसित भारत के संकल्पों को किस प्रकार हम पूरा कर सकते हैं, हम किस प्रकार प्रधानमंत्री के जो सपने हैं उसको साकार कर सकते हैं, उसकी सार्थकता क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है,
उसकी रिलेवेंसी क्या है, उस पूरे विषय पर आपने गंभीर परिचर्चा की है। और ये गोवा की धरती से आपने उद्बोधन किया है, वो भारत के वीर सपूतों की धरती है, इसलिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। पुर्तगालियों से विमुक्ति बाद में पाई, जिसका आंदोलन डॉक्टर लोहिया ने चलाया था। तो इस विषय पर आपका जो किस पूर्ण रोजगार युक्त भारत जो हमारा लक्ष्य है, वो हम किस तरह इसको प्राप्त कर सकते हैं, इसके विषय में आपका बहुत ही सुंदर उद्बोधन और पाथेय हम सबको प्राप्त हुआ है। इसके लिए पूरा लोक पहल परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, क्योंकि आपके बिल्कुल रुचि का विषय था भारत में किस प्रकार आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा सकता है, भारत में किस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हो सकती हैं जिससे विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस पर आपका बहुत ही सारगर्भित और महत्वपूर्ण पाथेय उद्बोधन इस लोक पहल के मन से प्राप्त हुआ है। आपको भी मैंने ये रिकॉर्डिंग भेज दी है, तथा साथ ही साथ आपने जो इसका YouTube पर भी प्रसारण हो रहा है, उस पर से भी आपका स्पष्ट रिकॉर्डिंग कुछ ऑडिटिंग के साथ, क्योंकि भारी बरसात के वजह से कुछ कनेक्टिविटी में भी समस्या आ रही थी, आप तक पहुंच जाएगा। भारतवर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद 100 वर्ष पूरा कर लेगा। उस समय भारत की स्थिति क्या होनी चाहिए और कौन सी उपलब्धियों के साथ होनी चाहिए, उसके विषय, उसके लक्ष्य क्या होने चाहिए, उस ओर आपने स्पष्ट संकेत किया है। आपने यह भी कहा कि हमने अभी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना लिया है और स्वाभाविक रूप से देश अपनी उपलब्धियों और अपनी न्यूनताओं को का भी, क्या हमारी कमियां हैं उसका भी सिंहावलोकन कर रहा है, उसको भी देख रहा है, जिससे हम एक उज्जवल भविष्य के लिए लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर सकें। यही तो विकसित भारत का संकल्प है। संपूर्ण देश में इस विषय पर चर्चा आरंभ हो गई है और लोक पहल भी उस पे अपनी 3 वर्ष से लगातार उपस्थिति बनाए हुए है। एक चिंतन प्रवाह लगातार लोक पहल अपने आभासी मंच के माध्यम से और फिजिकली भी कर रहा है। आज नोएडा में एक बड़ा कार्यक्रम लोक पहल ने किया है। इसी संदर्भ में आगामी 24-25 वर्षों के पश्चात जब हम देश का 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तब हमारे देश का भविष्य कैसा होना चाहिए, उसकी एक रूपरेखा डॉक्टर राजेंद्र जी ने हम सबके सम्मुख प्रस्तुत की, तथा वर्तमान दौर है उस पर भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और उसके तथ्य और आंकड़ों से हम सबको परिचित कराया है। हम अपनी 2020 तक की नीतियां हमारे पास जो थी उससे हम आगे बढ़ गए हैं और 1947 में विकसित भारत होगा, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी हो, उसकी रक्षा नीतियां कैसी हो, जनसंख्या का स्वरूप क्या होगा, उसका विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण के संरक्षण के विषय में भी आपने संकेत दिया, उसकी भूमिका क्या होगी, जीवन मूल्य और विश्व को देखने का की दृष्टि क्या होगी, प्रकारांतर से उस ओर भी संकेत आपने किया है। इन विषयों को लेकर आपका चिंतन एक समग्र चिंतन, एक अर्थशास्त्री का चिंतन है। तो मैं पुनः लोक पहल परिवार के ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मेरे अनुरोध को आपने सहर्ष स्वीकार किया। और पूरे भारत में हम लोग गोवा ही एक ऐसा राज्य था जहां तक हमारी अभी तक पहुंच नहीं हो पाई थी। महाराष्ट्र से कई विद्वान वक्ताओं ने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए थे, लेकिन आज हमारा वो सपना डॉक्टर राजेंद्र जी ने पूरा कर दिया है और आप का जो पाथेय है, जो अर्थ चिंतन है, वो भारत के, चाहे वो उत्तर प्रदेश के कहीं सुदूर ग्रामीण अंचल का गांव हो या गोवा का कोई गांव पहाड़ी एरिया हो या समुद्र का किनारा हो, आपने पूरे भारत के मर्म का स्पर्श किया है और भारत को किस तरह विकसित किया जा सकता है उसकी स्केचिंग की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, आपने स्लाइड हिंदी में बनाई, आपने आपका जो पीपीटी हिंदी में था और इतने प्रवाह के साथ आपने हिंदी में बोला है, इतनी अच्छे ढंग से आपने हिंदी में उसकी प्रस्तुति दी है कि हम सबको भी विस्मित और आश्चर्यचकित होना पड़ा है। आप मौलिक रूप से
अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी रहे हैं। कोंकणी आपकी मूल भाषा है, मातृभाषा है, और हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा है। और उस भाषा के प्रति आपका जो लगाव है, जो ममत्व है, उसके लिए भी हम आपका आदर करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। वीरों की धरती है गोवा, आपका बहुत बहुत आभार। लोकपहल की एक मान्य परंपरा है कि हम अतिथि का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। इसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ईश्वर शरण पीजी कॉलेज के मेरे ही शोध छात्र शनि कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि डॉक्टर राजेंद्र जी का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें। शनि कुमार, शनि मुझे सुन रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, संभवतः शनि इस समय कनेक्टिविटी से दूर हुए होंगे। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके इस सुंदर पाथेय के लिए। और आपने जो भी वक्तव्य प्रस्तुत किया है वह हमारे लाखों श्रोताओं तक जाएगा, उन्हें एक दिशा निर्देश देगा। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ प्रचारक भी हैं, युवा हैं, तरुण हैं, भृगु कुमार दास जी। इस पर कोई टिप्पणी करेंगे? भृगु जी मुझे सुन रहे हैं? जी सर, नमस्कार। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर साहब भृगु जी, आप अपना। जी सर, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। जी नमस्कार। लोकपहल का जूम व्याख्यानमाला में ये जो श्रृंखला चल रहा है विकसित भारत 2047, यहाँ पे मैंने एक बात मतलब बहुत ध्यान से देखा कि आप लोगों ने भारत का हर प्रांत से, हर स्थानों से लोगों को ले आके यहाँ पे वक्ता के तौर पर रख के जो इंक्लूसिव ग्रोथ एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसके लिए आप लोग जो काम कर रहे हो, इसीलिए पहले तो आप लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ये आने वाला टाइम में एक रोड मैप तैयार करेगा। और आज का मुख्य वक्ता जी ने जो बात रखा, जैसे हमारा युवा के लिए सर ने मतलब बहुत बड़ी बात रखा कि आने वाला टाइम में युवा ही भारत का अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादातर योगदान करेंगे। ये भी एक बहुत अच्छा बात है, क्योंकि भारत एक युवा देश है। और जो 2047 तो कि हमारे पास एक बहुत बड़ा टाइम है, एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, क्योंकि उसके बाद तो हम जो युवा हो हम भी बुद्धि हो जाएंगे। तो इस टाइम में हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, हमारा जो स्ट्रेंथ है, इसका हम सही उपयोग करना भी जरूरी है, ताकि आने वाला टाइम में विकसित भारत का जो संकल्प है इसको मतलब परिपूर्ण करने में हमारा सहयोग हो। साथ साथ सर ने उद्योग की भी बात की, तो ये जो और स्टार्टअप की भी बात की, जो ये नया स्टार्टअप है, स्टार्टअप के माध्यम से हम भारत का हर क्षेत्र से नया नया उद्यमी तैयार कर सकेंगे। और इसके साथ साथ क्या होगा, हमारा लोगों के अंदर एक जो आज से बहुत साल पहले से रह चुका गुलामी का जो भावना है, वो हमारा मन से निष्कासित हो जाएगा। और साथ साथ हम अपने आप को ही विकसित कर पाएंगे, जो हमारा भारत का युवा को भी विकसित करने में सक्षम होगा। साथ साथ हमारा भारत का हर लोगों को भी विकसित करने में ये मदद करेगा। तो सर का जो बात था, आपने बताई ही कि सर का भी जो मातृभाषा है वो अलग है, और सर ने भी हिंदी में ही अपना बात रखा। तो ये एक विकसित भारत के लिए हमारे लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि हिंदी एज ए कनेक्टिंग लैंग्वेज फॉर ऑल ओवर द भारत। तो सब लोग बोल रहे हैं, हर लोगों का हिंदी अलग अलग एक्सेंट में हो सकते हैं। अगर हम नागालैंड जाएंगे, वहाँ का हिंदी अलग है। हमारा भारत का अगर दक्षिण जो क्षेत्र है, हम उधर जाएंगे, वहाँ का हिंदी अलग अलग है। तो भी सब लोग आके इधर ये प्लेटफॉर्म के जरिए से हिंदी में बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, ताकि भारत का हर क्षेत्रों का लोगों का मन में जो एक भेदभाव था कहीं ना कहीं, जो लैंग्वेज के तौर पर, भौगोलिक तौर पर या व्यवसाय, ये सब हद के एक जो अखिल भारतीय पहचान है, वो पहचान हमारा मन में अभी आ जाएगा। तो ओवरऑल सर का जो था मुझे बहुत पसंद आया, और मैं सोचता हूँ कि सब लोगों को पसंद आएगा। तो आने वाला टाइम में विकसित भारत का जो संकल्प है वो साकार हो, और लोक पहल का जो कार्यक्रम है ये चलता रहे, और आने वाला टाइम में लोक पहल विकसित भारत को साकार करने में एक बहुत बड़ा
मतलब थिंक टैंक्स के तरह काम करे, ये हमारा शुभकामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भृगु कुमार दास जी अपने युवा प्रचारक हैं, संघ के प्रचारक हैं, मूल रूप से असम प्रदेश से हैं, पूर्वोत्तर से हैं। और आपकी भाषा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि भारत के विभिन्न राज्यों से आप वक्ताओं को आमंत्रित करते हैं, भारत को जोड़ने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र जी की भाषा मौलिक रूप से हिंदी नहीं है, लेकिन कनेक्टिविटी की भाषा है, वह एकता की भाषा है, जोड़ने की भाषा है। और भृगु जी ने कहा कि सबके हिंदी के अलग अलग प्रोनाउंस हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो मौलिकता है वो एक है, चाहे यूपी वाला बोले, बिहार का बोले, झारखंड, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गोवा हो, सबकी जो मौलिक चिंतन है वह हम एक भाव में बदते हैं, उसका नाम हिंदी है। हिंदी से हमें कोई घृणा किसी को नहीं होनी चाहिए, वो केवल एक संपर्क की भाषा है। अंग्रेजी भी चलती रहनी चाहिए जहां तक अपेक्षित और आवश्यक है, लेकिन हमें भारतीय होने का बोध तभी होता है जब हम अपनी टूटी फूटी बात भी हिंदी में कर देते हैं। हिंदी के गाने अत्यंत लोकप्रिय हैं, वो दक्षिण भारत में भी सुने जाते हैं। और लोक पहल को यह बहुत गर्व है कि केरल से कई वक्ताओं ने उद्बोधन दिया है, तमिलनाडु की धरती से कई वक्ताओं ने उद्बोधन दिया है, और सबने, तमिल भाषी लोगों ने हिंदी में अपनी बात रखी है। उसी तरह बड़ी सुंदर और बहुत ही स्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ डॉक्टर राजेंद्र जी ने अपनी बात हिंदी में रखी है। वो भारत माता के, सरस्वती के भी वरद पुत्र हैं, भारत माता के लाडले पुत्र हैं, और ऐसे ही पुत्रों से भारत का निर्माण है और भारत की एकता और अखंडता बनी हुई है। मैं पूरे लोकपहल परिवार की ओर से, पूरे श्रोताओं की ओर से मैं डॉक्टर राजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे बहुत ही युवा, आज मैं संभवता हूं कि निकिता जी डॉक्टर राजेंद्र जी के ही परिवार की हैं और वो जुड़ी हुई हैं या उनसे संबंधित हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे युवा संघ के प्रचारक और प्रज्ञा प्रवाह में अपना महत्वपूर्ण अपनी भूमिका दे रहे श्री भृगु कुमार दास जी, मेरे शिष्य आशुतोष मिश्र जी, आज के वक्ता डॉक्टर राजेंद्र जी, और जितने हमको इस छोटे से मंच पर सुन रहे हैं, और दूसरा एक बड़ा श्रोताओं की का वर्ग है। और आज राजेंद्र जी के वजह से एम मंगेश जी, सनी कुमार जी, आशुतोष प्रताप सिंह जी, आशु गुरु जी हैं जो संघ के बड़े वरिष्ठ स्वयं सेवक हैं, डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय जी, और श्री कृपा शंकर सिंह जी, जिनको मैं कहता रहा कि जोड़ लीजिए पैनल में, किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाया। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और इस आभासी मंच को अपनी ऊर्जा शक्ति से तकनीकी रूप से संचालित करने वाली मानसी थपलियाल जी और कनिष्का वशिष्ठ जी, उनकी सहयोगी, दोनों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और एक बार पुनः डॉक्टर राजेंद्र जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि अगली बार हम लोग एक वक्ता के रूप में आपको हम जब आमंत्रित करेंगे तो आप हमारे विचार परिवार के सदस्य हैं, आप आएंगे और विस्तार से अपनी वार्ता रखेंगे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, और हृदय से बहुत बहुत आपको हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद और सर। इसी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपके एनकरेजमेंट के कारण मैं आज थोड़ा हिंदी में कर पाया। काश आपको पसंद आया होगा। हमको कहीं इधर लोगों को उधर, बहुत पसंद आता है जो इधर हमारे उधर थोड़ा। हिंदी के, नहीं नहीं, आपकी भाषा इतनी अच्छी थी डॉक्टर साहब कि संभवतः रिकॉर्डिंग आपको जा रही है, और अच्छी मॉडल, इसका बहुत ही वो रिफाइंड रूप भी आपको हम भेजेंगे जो जाएगा। वो इतना बढ़िया था कि हम लोग स्वयं बहुत कायल हैं। और वहां से गोवा की धरती से अपने मित्र लोग और हैं, आप हमारे परम मित्र हैं, बहुत अच्छी हिंदी में आप अपनी बात रखी है, और आपका हम बहुत हृदय से आभार करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने रखी है, और वो हिंदी हम लोग बहुत सम्मान के साथ सुनते हैं, गर्व के साथ, कि भारत माता का पुत्र गोवा की धरती से बोल रहा है। इसी तरह कोई नागालैंड से बोलता है, हमें बहुत प्रिय लगता है और हम उसे प्रोत्साहित करते हैं। अंग्रेजी में तो हम सभी अपनी बात रख लेते हैं, लेकिन हिंदी में रखने से हमें एक हिम्मत आती है, हमें ऊर्जा होती है।
वह उत्तर प्रदेश के लिए भी उतना प्रिय है जितना गोवा और महाराष्ट्र के लिए, जितना गुजरात और राजस्थान के लिए। तो हम सभी में एक सामूहिक पुरुषार्थ का जागरण होता है, हम इनकरेज होते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, और इसी में हमारी भारतीयता है, और इसीलिए हम भारत माता की जय कहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपने बहुत सुंदर अपनी बात रखी है, और जो विषय वस्तु रखा है वह बहुत एक अर्थशास्त्री, एक अकादमिक विद्वान, एक बहुत ही अर्थशास्त्र के अच्छे विद्यार्थी और भारत के बहुत ही अच्छे नागरिक के रूप में अपनी बात रखी है। हम बार बार आपका अभिनंदन करते हैं, और मानसी थपलियाल जी से मैं निवेदन करता हूं कि इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समारोप करें, समाप्त करें। मानसी जी, डॉक्टर राजेंद्र जी, एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय वंदे मातरम, जय श्री राम। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोक पहल।